हेलो। अभी बात करते हैं स्ट्रेटजी के फील्ड में माइकल पोर्टर के कंट्रीब्यूशन की। माइकल पोर्टर ने स्ट्रेटजी के फील्ड में व्यूह रचना, रणनीति के मैनेजमेंट के फील्ड में जो कॉन्सेप्ट्स दिए उसमें खास करके उसने कंपटीशन पे ध्यान दिया, प्रतिस्पर्धा और के ऊपर ध्यान दिया। और उसने दो मेजर कंट्रीब्यूशन दिए। एक था कि कौन सी चीज़ें किसी कंपनी या किसी फर्म की कॉम्पिटिटिव पोजीशन को अपनी इंडस्ट्री के अंदर, जो कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी इंडस्ट्री या किसी मार्केट में ऑपरेट कर रहा है, किसी बाज़ार में, तो कौन से फोर्सेस या फैक्टर्स उसकी पोजीशन को, उसकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन को, उसकी हालत प्रतिस्पर्धा में औरों के सामने कैसी है, उसको डिफ़ाइन या डिटरमिन करती है। उसको उसने 5 फोर्सेस मॉडल नाम दिया क्योंकि उसने 5 चीज़ें आइडेंटिफाई की। और दूसरा, उसने कौन सी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी कोई फर्म अपना सकती है कॉम्पीट करने के लिए, जेनेरिक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी, जनरली क्या क्या कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज अवेलेबल हैं, उसमें उसने 3 स्ट्रेटजी भी दी थी। पहले हम देखते हैं उसका 5 फोर्सेस मॉडल, जिसमें कोई कंपनी जब किसी इंडस्ट्री या बाज़ार या मार्केट में ऑपरेट करती है तो उसकी जो पोजीशन है, उसके जो हालात हैं, उसके सर्कमस्टेंसेस हैं दूसरों के सामने, उसके कॉम्पिटिटर्स के आगे, उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें असर करती है, उसकी बात करते हैं। उसमें 5 फोर्सेस उसने, पोर्टर ने आइडेंटिफाई किए। पहला है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। मतलब जो कंपनी, आपकी कंपनी जो काम कर रही है बाज़ार में, और आपके जो कस्टमर हैं, आपके बायर हैं, उनकी कितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है आपसे ख़रीदते वक्त, उनका कितना बार्गेनिंग पावर है। कस्टमर का भी बार्गेनिंग पावर होता है। अगर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है आपके सामने तो आपका कस्टमर आपसे माल ना लेते हुए किसी और के पास जा सकता है, वो निगोशिएट कर सकता है, आपको उसको खुश करने के लिए काफ़ी कुछ देना पड़ेगा, प्राइसेस कम करने पड़ेंगे वगैरह। मोनोपोली अगर आपकी है तो उसके पास ऑप्शन नहीं, आपसे ही लेना पड़ेगा, जो भी दाम आप मांगोगे उसको देना पड़ेगा। तो बायर की बार्गेनिंग पोजीशन क्या है? बायर्स मार्केट है, मतलब बायर्स बहुत ज़्यादा हैं, कस्टमर बहुत ज़्यादा हैं। सॉरी, बायर्स मार्केट में ऐसा होता है कि उसके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं, मतलब आपके कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा हैं। तब आपको बायर की बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है और आपको उनकी सुननी पड़ती है। आपकी बार्गेनिंग पावर कम है, उसको बायर्स मार्केट बोलते हैं। मतलब बायर मतलब कस्टमर आपके। और सेलर्स मार्केट अगर है, मतलब आपकी मार्केट है, आप स्ट्रांग हो क्योंकि आपके कंपटीशन कम है और आप जैसे बहुत कम लोग ऐसी प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं, तो आपके जो बायर हैं, आपके कस्टमर हैं, उनको आपकी सुननी पड़ेगी। तो ये सेलर्स मार्केट हुआ, जिसमें आपके बायर की बार्गेनिंग पोजीशन कम है और आपकी बार्गेनिंग पोजीशन स्ट्रांग है। दूसरा इसी तरह हो सकता है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। आप जिससे माल खरीदते हो एज अ कंपनी, आपके सप्लायर की भी बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग या वीक हो सकती है। अगर आपके सप्लायर भी कम हैं तो उनकी मोनोपोली चल रही है, तो आपको उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। और अगर आपके पास चॉइसेस हैं, बहुत सारे सप्लायर्स हैं, तो आपको उनको आपके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो ये चीज़ भी अफेक्ट तो करेगी, क्योंकि आपको किस भाव में माल मिल रहा है, कितनी क्वांटिटी आपको लेनी पड़ेगी, कि डिलीवरी शेड्यूल क्या है, ये चीज़ें भी आपके बिज़नेस को कॉम्पीट करते वक्त अफेक्ट तो करेगी। तो आपके सप्लायर्स की बार्गेनिंग पोजीशन आपके सामने क्या है, आपके बायर्स की बार्गेनिंग पोजीशन क्या है, ये 2 फोर्सेस हुए। तीसरा फैक्टर जो अफेक्ट करेगा, आपको असर करेगा, वो है आप और आपके कॉम्पिटिटर के बीच में लड़ाई कितनी तीव्र है। उसको उसने बोला जॉकिंग फॉर पोजीशन। आप और आपके राइवल्स और प्रतिस्पर्धी जो हैं अंदर अंदर लड़ते हैं इन द सेंस compete करते हैं मार्केट शेयर पाने के लिए, ज़्यादा बिजनेस एक दूसरे से खींचने के लिए। तो जितनी तीव्र स्पर्धा है, हरीफाई है, कंपटीशन है, उतना असर पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है, वीक कंपटीशन है, कॉम्पिटिटर ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन उनमें इंटेंसिटी कितनी है अंदर अंदर हरीफाई की, या सब शांति से बैठे हुए हैं, तो इन चीज़ों से भी फ़र्क पड़ेगा। चौथा फैक्टर है, फोर्स है, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। मतलब ये जो कॉम्पिटिटर हैं वो तो है, लेकिन बाज़ार में और भी कंपनी आ रही हैं आपके साथ compete करने के लिए, और नए लोग घुस रहे हैं, तो फिर कंपटीशन और गर्माएगा, तो उससे भी फ़र्क पड़ेगा। और पांचवा है थ्रेट ऑफ न्यू सब्स्टिट्यूट्स और थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, जिसमें जो नई कंपनी आ रही है वो ऐसी प्रोडक्ट ला रही है जो आपसे तो अलग है, मतलब आपके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है, लेकिन उनकी प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट को सब्स्टिट्यूट कर सकती है, उसको रिप्लेस कर सकती है।
फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लो एक ज़माने में पेजर बना करते थे, सेल फ़ोन मोबाइल फ़ोन आने से पहले। अब मान लो 4-5 कंपनियां पेजर बनाती, आप भी पेजर बना के बेचते हो, और अभी बाज़ार में एक सेल फ़ोन बनाने वाली कंपनी आ गई। अब वो पेजर नहीं बनाती तो आपका डायरेक्ट वो न्यू एंट्रेंट नहीं बोला जाएगा, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है, लेकिन वो सेल फ़ोन जो है वो पेजर को सब्स्टिट्यूट बन सकता है, वो आपकी प्रोडक्ट को सब्स्टिट्यूट कर सकता है। आपके कस्टमर बोलेंगे हमको पेजर नहीं सेल फ़ोन लेना है, तो वो वही पेजर के सारे काम सेल फ़ोन करके दे रहा है या अच्छे तरह से करके दे रहा है, तो भी आपके कस्टमर तो चले जाएंगे, आपका बिज़नेस चला जाएगा, वो पेजर का मार्केट ख़त्म हो जाएगा। तो ये थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स भी एक किस्म का फैक्टर है जो आपकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन को असर कर सकता है। तो ये 5 फोर्सेस मॉडल था जो पोर्टर ने दिया, जो एक कंपनी आपकी जो आप चला रहे हो और आप आपके बाज़ार में आपकी पोजीशन को, आपकी परिस्थिति को, आपके संजोगों को क्या क्या असर करेगा, इसके ऊपर बात है। दूसरा इसका इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था जेनेरिक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी के बारे में। आपको कंपटीशन करना है तो कौन सी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी, compete करने के लिए कौन सी व्यूह रचना आप रणनीति अपनाओगे। उसमें उसने कहा कि 3 ही जेनेरिक ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कॉस्ट लीडरशिप, फोकस या डिफरेंशिएशन, ये पोर्टर की टर्म्स है। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी अगर आप इस्तेमाल करते हो तो उसका मतलब है आप सबसे सस्ता प्रोडक्ट देते हो बाज़ार में। कॉस्ट लीडरशिप मतलब आप अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर पाते हो और आपके प्राइसेस सबसे सस्ते हैं और उसकी वजह से आप सबसे सस्ता माल बेचते हो। ऑब्वियसली जब आप सबसे सस्ता माल बेचते हो तो आपके कंपटीशन को तकलीफ़ होगी और आपको बायर्स मिलेंगे, क्योंकि सस्ता अगर मिल रहा है प्रोडक्ट तो डेफिनेटली हम सब जानते हैं कि डिमांड पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा और सस्ते की हमेशा डिमांड रहेगी। तो कॉस्ट लीडरशिप में आप अपनी कॉस्ट कम करके, अपनी प्राइसेस सबसे कम करके, कस्टमर को जो कॉस्ट पड़ती है वो सबसे कम करके आप उसमें लीडरशिप हासिल कर सकते हो और कॉम्पीट कर सकते हो। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका है डिफरेंशिएशन, जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को, अपनी ऑफरिंग्स को अपने कॉम्पिटिटर से किस तरह अलग दिखा पाते हो और किस तरह अलग बनाते हो। क्या प्रोडक्ट में फ़ीचर्स डालते हो जो कॉम्पिटिटर में नहीं है, क्वालिटी का फ़र्क है, कुछ और चीज़ें हैं जो कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट या सर्विस में, दूसरी कंपनियों की प्रोडक्ट या सर्विस या ऑफरिंग में अवेलेबल नहीं है, जो आपके पास है। आप में कुछ नया, अलग, हटके है, डिफरेंट है, विशिष्ट है, तो वो कुछ बायर आपको मिलेंगे जिनको वो चाहिए और वो कॉम्पिटिटर नहीं दे पाता, तो आप अपने आप को अलग साबित कर सकते हो। ये डिफरेंशिएट किया आपने। इसमें दोनों चीज़ें साथ में नहीं हो सकती कि सबसे सस्ता भी है और अच्छे फीचर्स भी हैं, तो चूज़ करना पड़ता है। सारी स्ट्रेटजी एक साथ नहीं कर सकते, कभी कभी थोड़ा बहुत एक दूसरे का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं कर सकते। मर्सिडीज़ की क्वालिटी भी देनी है और मारुति के प्राइस भी देने हैं, वो दोनों कैसे हो सकता है? सो वो दिक्कत है। तीसरा स्ट्रेटजी उसने बताया फोकस स्ट्रेटजी है। फोकस का मतलब है आप बाज़ार का एक ऐसा पार्ट ढूंढ लो, कस्टमर्स, एक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स ढूंढ लो या बाज़ार का एक सेक्शन ढूंढ लो और ऐसी प्रोडक्ट या सर्विस या ऑफरिंग दो उनको ध्यान में रखते हुए, ये बाज़ार ऐसा है, बाज़ार का एक सब सेक्शन है या कस्टमर का एक ग्रुप ऐसा है, उनकी विशिष्ट खासियत रिक्वायरमेंट है, उसी के हिसाब से आप प्रोडक्ट बनाओ, उनको ही ध्यान में रख के उनको ही टारगेट करो। तो आपने उन पे ही फोकस किया है, मतलब बाकियों ने उन पे फोकस नहीं किया, तो आपने जो प्रोडक्ट या सर्विस दी वो स्पेशली उनको कैटर करने के लिए दी। मतलब आपने उन पे फोकस किया तो आपने ऐसी प्रोडक्ट बनाई जो उनकी रिक्वायरमेंट को पूरी तरह से फुलफ़िल करती है, और बाकी लोगों ने उन पे ध्यान नहीं दिया तो उन्होंने जो भी दिया वो उनकी रिक्वायरमेंट को फुल्ली कैटर या फुलफ़िल नहीं कर पाती। तो जब आप आपने फोकस किया तो ऑब्वियसली वो जो जिसके ऊपर आपने फोकस किया उनको आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा सूटेबल रहेगी, तो आपसे ख़रीदेंगे। तो 3 में से कोई भी एक लेना पड़ेगा, तीनों साथ में करना मुश्किल है। कभी शायद 1-2 का कॉम्बिनेशन हो जाए, लेकिन सब कुछ करना, सस्ता भी करना है, बढ़िया भी करना है, ड्यूरेबल भी करना है, हाईएस्ट क्वालिटी भी करनी है, तीनों नहीं हो सकता। तो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी, जेनेरिक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी पोर्टर ने बताई 3, और उसमें से आपको ट्रेड ऑफ या चूज़ करना पड़ेगा। तो ये माइकल पोर्टर का स्ट्रेटजी और कंपटीशन और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी के विषय में खास योगदान था। थैंक यू।